Hello and I welcome you students in our part third of chapter infrastructure. हम इंफ्रास्ट्रक्चर के दो लेक्चर्स कर चुके हैं और आज हम अपने तीसरे लेक्चर पे आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अपनी कंट्री के दो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एनर्जी एंड हेल्थ। तो वो दोनों सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन या हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट आवर इकोनॉमी? ये मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछूंगी क्योंकि जनरली हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको हमेशा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है। कभी कभी हमारे से क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा हुआ होता है, बट हमें आंसर यही सारी चीजें लिखनी होती है जो हम पढ़ते हैं। सी कभी भी कुछ भी बाहर से नहीं आता है, जो भी आपने पढ़ा हुआ होता है वही आपको लिखना होता है। कभी कभी वो हमसे इनडायरेक्टली पूछ रहे होते हैं, जैसे आप लोग कभी कभी किसी से इनडायरेक्टली बात जब कुछ पूछना चाहते हो तो आप इनडायरेक्टली बोलते हो, वैसे ही एग्जामिनर भी हमसे इनडायरेक्टली पूछते हैं, हमें आंसर यही करने होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन या हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर boost our economy, या how do infrastructure and development and economic development go hand in hand, why infrastructure is important, relevance of infrastructure, इन सब के आंसर सिर्फ एक ही होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कि ये हमारे पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, ये पॉइंट्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चन के थ्रू ये बताना चाहती थी कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितने सारे क्वेश्चंस के सिर्फ एक ही आंसर होता है, तो वो देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर आपसे पूछे कोई भी कि क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है या कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो आपको यही आंसर देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विसेज इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड, कॉमर्स, ये आपने बता दिया पहले। फिर आप बताओगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, पावर स्टेशन, ये सारी चीजें। इट इज द सपोर्ट सिस्टम, ये एक सपोर्ट सिस्टम है ऑन विच द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी डिपेंड्स। फिर आप बताओगे कि मॉडर्न एग्रीकल्चर विच इज लार्जली डिपेंड ऑन स्पीडी एंड लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड द प्रोड्यूस यूजिंग मॉडर्न रोडवेज, रेलवे, शिपिंग फैसिलिटीज। फिर आप बताओगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हाउ कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स एंड बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, तो आपको यही चीज आंसर करनी है। ये पॉइंट्स मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने हैं। अगर आपके क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो आपको आंसर करने हैं अपने एग्जाम में। चलो, अब हम बात करते हैं जिस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज अवर फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज एनर्जी। एनर्जी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मी फ्रॉम यू इज व्हाई डू वी नीड एनर्जी? खाने वाली एनर्जी नहीं, देखो हमें कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, हमें हमारी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए, जो कि हम खाना खाते हैं तो हमें मिलती है। इसी तरह हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए भी इंडस्ट्रीज की जरूरत है, और इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए चलने के लिए? एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी की कैसी फॉर्म में एनर्जी की जरूरत है? एनर्जी की जरूरत इस तरीके से है हमें कि हमारे को इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, जैसे कि आपकी हो गई इलेक्ट्रिसिटी, हो गई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? So energy is the most important component. Energy is the most important component of economic infrastructure. Industrial production is not possible if energy is not available. क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इंडस्ट्री चलेगी नहीं, और जब इंडस्ट्री चलेगी नहीं तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, चीजें नहीं आएंगी, मार्केट में चीजें नहीं आएंगी तो कंज्यूमर खरीदेंगे क्या, एंड देन हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी अल्टीमेटली, यही चीज है। तो एनर्जी सबसे पहले जान लो कि एनर्जी दो चीजों में क्लासिफाइड है, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। ठीक है, अब कमर्शियल क्या होता है, नॉन कमर्शियल क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम में डिफरेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है कि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल के आप डिफरेंशिएशन दो, तो आपको वहां पे डिफरेंशिएशन भी देना होगा। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते एनर्जी के बिना, ये तो हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि क्या क्या सोर्सेज है, एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो। कंपोनेंट्स क्या है कमर्शियल एनर्जी के? कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, जिन्हें हम बेसिकली खरीदते और बेचते हैं, कमर्शियल। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कमर्शियल एनर्जी। नॉन कमर्शियल एनर्जी जो खरीदते नहीं है, जो हमें नेचर या फॉरेस्ट में मिलता है। आपको याद करने का सबसे सिंपल तरीका, बॉट एंड सोल्ड कमर्शियल एनर्जी, जो फाउंड इन नेचर एंड फॉरेस्ट non commercial energy, that is fire, wood, animal waste, agriculture waste.
अब एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि मोर देन 60% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड डिपेंड ऑन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर मीटिंग देयर रेगुलर कुकिंग एंड हीटिंग नीड्स। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब आओ देखते हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में डिफरेंशिएशन, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको एक टेबल के फॉर्म भी यहाँ पर दिया है। एनर्जी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर अ कंट्री, क्योंकि एनर्जी के बिना हम तो प्रोडक्शन सोच ही नहीं सकते एक इंडस्ट्री में। ऑल द मेजर इंडस्ट्रीज, जैसे कि एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन की, ये सारी एनर्जी पर ही डिपेंडेंट है। एनर्जी इज द लाइफ लाइन ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो फॉर द डोमेस्टिक यूज। और सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए ही नहीं, डोमेस्टिकली भी एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज यूज फॉर कुकिंग, लाइटिंग, जैसे कि हम अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर्स यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ energy. So it has a very significant role in our life. We cannot live our life, we cannot even think our life without energy. तो अभी अब डिफरेंशिएशन देखो। कमर्शियल एनर्जी, एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल टू यूजर्स फॉर अ प्राइस, यानी जो कि बॉट एंड सोल्ड कर सकते हैं, उसे बोलते हैं कमर्शियल एनर्जी। एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल फ्री टू द ऑल यूजर्स इज कॉल्ड नॉन कमर्शियल एनर्जी। For commercial purpose such as industries, agriculture, this type of energy is used, and it is used for domestic purpose. Examples of commercial energy are coal, natural gas, petroleum, electricity, etc. Whereas example of non-commercial energy are cow dung, firewood and agriculture waste. ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब ये एक टेबुलर फॉर्म में भी है, सो दैट आपको इजी हो लर्न करने में। अब हम जो है इन दोनों कमर्शियल एनर्जी और नॉन कमर्शियल एनर्जीज, इन्हें हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के नाम से भी जानते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ देर आर 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर कॉमनली टर्म्ड एज नॉन कन्वेंशनल, दैट इज सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, यानी कि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। आपने देखा होगा राजस्थान साइड्स में इतनी ज्यादा अमाउंट में सन एनर्जी, हमें सोलर एनर्जी मिलती है कि हम चाहे तो अपनी कंट्री में सोलर एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, नॉट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। Whereas हमारे पास इतने सारे डैम्स, हम हमारे कंट्री में इतनी सारी रिवर्स हैं, इतने सारे वहां पर हम डैम बना सकते हैं जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। विंड एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है, जैसे राजस्थान में, जहां पर बहुत तेज विंड्स होती है, विंड पावर बहुत तेज होती है, जहां पर हम विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है एज अ ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जनरेट करने की, ठीक है। नाउ लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि ये क्या होता है जनरली इनकी जो टेक्नोलॉजीज होती है, ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इनको जनरेट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो इंडिया नीड्स टू यूज दिस एनर्जी बाय लाइक एप्रोप्रिएट कॉस्ट, हमें यूज करना होगा, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी जो कि हमारे पास है, और उसके बाद जब हम चीपर टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर लेंगे तो हम ये सारी एनर्जीज को जनरेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन टू द इम्पोर्टेंट सेगमेंट, कंजम्पशन पैटर्न ऑफ कमर्शियल एनर्जी। कि हम अब ये जानना जरूरी है ना कि हम अपनी एनर्जी, कमर्शियल एनर्जी को किस पैटर्न में यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। इन इंडिया कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन मेक्स अप अबाउट 74% ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम। यानी हम अपनी कंट्री में जितना टोटल एनर्जी जितना कंज्यूम करते हैं, उसमें से जो कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन है वो है हमारा 74%। दिस इंक्लूड्स कोल विद द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 54%, ये देखो यहाँ पे, followed by oil at 32%, natural gas at 10% and hydro energy at 2%। ये 54% जो टोटल हम करते हैं, टोटल जो 74% हम यूज करते हैं कमर्शियल एनर्जी, उसका शेयर आपको इस सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि 54% हम कोल से यूज करते हैं, ऑयल से 32%, नेचुरल गैस से 10% एंड हाइड्रो एनर्जी से 2%। नॉन कमर्शियल एनर्जी की बात करें जिसमें आता है फायरवुड, काउ डंग, एग्रीकल्चर वेस्ट, तो ये हम पूरा 26% टोटल ऑफ द टोटल एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। नाउ द क्रिटिकल फीचर ऑफ इंडियाज एनर्जी सेक्टर एंड इट्स लिंकेजेस टू द इकोनॉमी इज द इंपॉर्टेंट डिपेंडेंस
on crude and petroleum products which is likely to grow rapidly in the near future. कि हमारी जो टोटल डिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी की जो एक हम किस पे डिपेंडेंट है, हमारी डिपेंडेंसी किस पे है, इज द इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन, क्योंकि हम इम्पोर्ट करते हैं क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हें हम इम्पोर्ट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. और ये एक एक्सक्यूज मी या ये एक इम्पॉर्टेंट चीज नहीं है, एक क्रिटिकल है ये चीज कि हमारी जो डिपेंडेंस है वो कंप्लीटली डिपेंडेंस किस पर है, ऑन द इम्पोर्ट ऑफ क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कंजम्पशन पैटर्न क्या है हमारी कंट्री का कमर्शियल एनर्जी का. आप लोगों को ये पॉइंट्स लर्न करने होंगे बिकॉज ये ऐसी चीज है जो कि आपको एग्जाम में 110% आनी ही आनी है, एंड यू हैव टू लर्न दीज फिगर्स. आपको कंप्लीटली नहीं होते, एग्जैक्ट नहीं होते, बट आपको नियर बाय तो लिखने ही पड़ेंगे ये, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में अभी क्या पैटर्न है, कंजम्पशन पैटर्न है कमर्शियल एनर्जी का. So the next is the transport sector was the largest consumer of commercial energy. तो ये भी बताया हुआ है कि कौन सा सेक्टर हमारा लार्जेस्ट कंज्यूमर है कमर्शियल एनर्जी का, दैट इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन 1953 and 54. However, there has been a continuous fall in the share of the transport sector, while the share of the household, agriculture, industrial sector have been increasing. यहाँ पर आपको वही टेबल में बताया गया है. देखो यहाँ पे पढ़ो 1953 से लेकर के 2012 तक का आपको डाटा गिवन है कि इसके बीच में हमारी कंट्री में कैसे कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन का शेयर जो है पहले ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ज्यादा था, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा. देखो 1953 में हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कमर्शियल एनर्जी 44% कमर्शियल एनर्जी यूज करते थे. वही 2012-13 तक आते आते हमारा कितना कम हो गया, 2% ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में. और हाउस होल्ड और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चीज बढ़ती गई. पहले हाउस होल्ड सेक्टर में क्योंकि अब एलपीजी सिलेंडर्स अब आने लगे और बहुत सारे घरों में अब एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन हो गया. इवन इन रूरल एरियाज भी अब धीरे धीरे कनेक्शन बढ़ता जा रहा है. ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर में पहले सिर्फ 10% कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन होता था, जो कि अब 22% हो चुका है. एग्रीकल्चर में भी पहले देखो सिर्फ कितना है, ये 4%, जो कि अब 18% हो चुका है. इंडस्ट्रीज में पहले 40 था, अभी 45 हो चुका है. तो ये हमारा एक टेबल है, ट्रेंड है, जो कि दिखा रहा है कैसे हमारा जो शेयर है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से धीरे धीरे हाउस होल्ड और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज सेक्टर में शिफ्ट होता चला गया. ठीक है, आओ अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज पावर और इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का. क्या है पावर? पावर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हमारे डोमेस्टिकली भी बहुत ज्यादा यूज होता है. इट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट डिटरमाइंस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बताता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का. अब इसके क्या ग्रोथ रेट है? द ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड फॉर पावर इज जनरली हायर देन द जीडीपी ग्रोथ रेट. यानी कि जितनी हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट है उससे ज्यादा ग्रोथ किसकी है? डिमांड ऑफ फॉर पावर, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड उससे ज्यादा है. स्टडीज पॉइंट दैट इन ऑर्डर टू हैव 8% जीडीपी ग्रोथ पर एनम, अगर हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट 8% पर एनम है तो सप्लाई नीड्स टू ग्रो अराउंड 12% एनुअली. तो जब हमारी डिमांड कितनी है? 8% जीडीपी ग्रोथ पर एनम, तो हमारी सप्लाई कितनी बढ़नी चाहिए? 12% एनुअली बढ़ती रहनी चाहिए. इन इंडिया इन 2012-13 थर्मल सोर्सेज अकाउंटेड फॉर 70% ऑफ द पावर जनरेशन कैपेसिटी. हाइडल एंड विंड पावर अकाउंटेड फॉर 16%, while nuclear power accounted only 2%. India's energy policy encourages two energy sources, कौन कौन सी? हाइडल और विंड. दे डोंट रियलाई ऑन फॉसिल फ्यूल्स. और ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि ये सोर्सेज जो हैं ये हम इनको दोबारा जनरेट कर सकते हैं, वराज हम उनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बहुत टाइम लगता है जनरेट होने में, प्रोड्यूस होने में, और इनको हम बार बार जनरेट कर सकते हैं. इसीलिए ये एक जो है ना रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हम आपको पढ़ाते हैं क्लासेस में, जब छोटी क्लासेस में, वही चीज है यहाँ पर. क्योंकि इन जो हाइडल एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, इनको नहीं रिलाई होना पड़ता है फॉसिल फ्यूल्स पे, और ये कार्बन इमिशन भी अवॉइड करते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट. येट दिस हैज नॉट रिजल्टेड इन फास्टर ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, बट फिर भी अभी तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए ये दो सोर्सेज अभी भी इतनी तेजी से यूज नहीं होते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज
ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी कंट्री में अलग अलग सोर्सेस से क्या क्या यूज होते हैं। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस जो हमारी पावर इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है। अभी भी कुछ चैलेंजेस है, कुछ चीजें हैं जो हमारी इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री अभी भी हमारी अप टू मार्क काम नहीं करती है। क्यों काम नहीं करती है? देखो, इंडिया इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी इज नॉट इनफ। अभी भी इतनी ज्यादा हमारे लिए एडुकेट नहीं है टू ड्राइव 9% इकोनॉमिक ग्रोथ। Currently, India's annual installed capacity is 20,000 megawatt. Even the installed capacity has not been fully utilized. और जो installed capacity है वो भी completely use नहीं होती है due to transmission and distribution losses. क्या होता है transmission and distribution losses? Transmission and distribution losses क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी, जहां से इलेक्ट्रिसिटी सपोज जहां जनरेट हुई और जब वो आपके घरों में पहुंचती है, तो इस जब वहां से यहां तक सप्लाई होने में देयर इज अ लॉस, जिसे हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कहते हैं। क्योंकि कंप्लीट वहां से जितनी वहां से सप्लाई हुई उतना ही वहां तक नहीं पहुंचता। थोड़ा बहुत जब हम जब शिफ्ट होता है, ट्रांसफर होता है, तो थोड़ा बहुत लॉस होता है, जिसे हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कहते हैं। तो हमारे को ऐसी टेक्नोलॉजीज की जरूरत है जो कि इस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करे। इनकरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एंड अदर इनएफिशिएंसीज, द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विच डिस्ट्रीब्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी सफर्ड मोर देन 500 मिलियन इन लॉसेस। तो 500 मिलियन का लॉस हो जाता है इसी के अंदर। Private sector generators have not yet played an important role are as foreign investors. जो foreign investor, क्योंकि देखो अभी इलेक्ट्रिसिटी में भी हमारी कंट्री में पहले सिर्फ एक गवर्नमेंट का रोल होता था, सिर्फ गवर्नमेंट होल्ड कंप्लीटली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स भी हमारे रोल में आ चुके हैं। ठीक है। अब जब जो भी आपके घरों में जो भी बिजली मीटर्स लगे हैं वो अब आप देखोगे तो वो दोनों की पार्टनरशिप के साथ लगे हैं। ठीक है। अब क्योंकि प्राइवेट अकेले गवर्नमेंट नहीं इतना कर पाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अकेले गवर्नमेंट ने इतना नहीं किया है, इसलिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में आए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, और उन लोगों ने ही साथ में मिलकर के काम किया है। ड्यू टू और उसकी वजह से क्या होता है, प्राइसेस जो है बढ़ जाते हैं। क्योंकि अब ऑब्वियस है, प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वॉल्व होती है तो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होते से सर्विसेज तो बेटर होती हैं, लेकिन उसमें प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एंड प्रोलॉन्ग ब्लैकआउट्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री, द पब्लिक इज जनरली टर्बुलेंट। मैंने आपको बताया ना कि जब भी पब्लिक सेक्टर के साथ अगर प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होगी तो प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी। सर्विसेज नो डाउट बेटर होंगी, but prices also increased. Thermal power plants, the backbone of India's energy sector, face shortage of raw materials and coals. ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। पूरा जो एनर्जी टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसमें वो हमारा हेल्थ होगा, बट उससे पहले आपको एनर्जी जो हमारा टॉपिक है उसको कंप्लीटली अच्छे से समझ लो। थोड़ा सा ये है, टेक्निकल टर्म्स भी हैं इसके अंदर और टेक्निकल भी है थोड़ा सा, और थोड़ा आपको नंबर्स याद रखने पड़ेंगे इसमें। इसमें भी याद रखने पड़ेंगे, हेल्थ जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको आंसर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है जो लोग लर्न कर लेते हैं, बट उन लोगों के लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है जो लोग लर्न नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज आप एग्जाम से पहले ही अपने इन चैप्टर्स को लर्न कीजिए, ताकि आपको एट द टाइम ऑफ एग्जाम बहुत ज्यादा हमारे ऊपर स्ट्रेस होता है जिसमें हम लर्न नहीं कर पाते हैं। तो लर्न करने वाली चीजों को प्लीज आप पहले से लर्न करके रखो, और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप उस टाइम भी कर सकते हो, सीख सकते हो प्रैक्टिस से, बट आप ये लर्न करने वाली चीजों को आपको पहले से ही लर्न करके रखना पड़ेगा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।